कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में शुरुआत कमजोर हुई थी, कमजोरी के बाद रिकवरी की कोशिश और इस वक्त हम देखने की सपाट ट्रेड हो रहा है। निफ्टी में 21-22 अंकों के आसपास की नरमी अब रह गई है। लेकिन दूसरी साइड में चूंकि आरबीआई से अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर कुछ रेगुलेशंस बदले हैं और उसका झटका लगा है, तमाम बैंकिंग शेयर टूट रहे हैं। एसबीआई की अगुवाई में 525 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। एसबीआई, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, ये तमाम शेयर आज दबाव बनाने काम कर रहे हैं निफ्टी पर। और अगर आप वायदा के शेयरों की सूची देखेंगे तो वो आपको और लंबी दिखेगी और वहां पर गिरावट और ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड्स को लेकर सख्ती हो रही है, पर्सनल लोन को लेकर सख्ती हो रही है। एसबीआई कार्ड्स, आरबीएल बैंक, एबी कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस, ये 5 से 7% तक टूट गए हैं। कुछ कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी रौनक है। उसमें से इंश्योरेंस वाला एक खेमा है, हॉस्पिटल, फार्मा में भी कुछ सेलेक्टिव बाइंग हम आज देख रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं। कंजम्पशन में अगर हम थोड़ी इसको और ब्रॉड कर लें तो उसमें पेंट को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि क्रूड जिस तरह से 5% नीचे आया है, $78 के आसपास का भाव हो गया है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि पेंट में, एविएशन में, ओएमसीज में यहां पर थोड़ी सी रौनक है। लेकिन ओवरऑल बाजार थोड़े से हम देख रहे हैं कि नरमी के संकेत दे रहा है, खासतौर से निफ्टी बैंक के दबाव में। लेकिन इसको कैसे समझें, चूंकि कल हमने देखा था कि 19,700 के आसपास फिर से बाजार घूम के आ गया था। 19,850 के भी हमने स्तर देखे। डिम्पी, वायदा से क्या संकेत मिल रहे हैं और आज कह सकते हैं कि एक वन ऑफ टाइप का ये मामला होगा कि निफ्टी बैंक ही पूरी तरह से निफ्टी पर दबाव बनाए हुए हैं, बाकी जगह तो ठीक ठाक ही है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए आपने बात पॉइंट ये सही पॉइंट पकड़ा है कि सिर्फ ये वन ऑफ भी है और दूसरा है कि निजी प्रॉब्लम लग रही है 12 शेयरों की। ये 12 शेयर कौन से हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए आप उसको शेयर को कमज़ोर देख पा रहे हैं, इंडाइसिस को कमज़ोर देख पा रहे हैं। हमने सुबह ओपनिंग से ये बात बताई थी आपके सामने कि वो 0.5% है और वो 1% है। सुबह ये भी आपके सामने बात रखी थी कि निफ्टी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैनेज करने के लिए बथेरे लोग हैं। लेकिन बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे एनबीएफसी और खुद बैंक का सबसे बड़े बड़े एक्सपोजर्स हैं ये पर्सनल लोन को लेकर, और सीधा 25% का क्रेडिट रिस्क बढ़ाया गया है। अब एक तो ग्रोथ को लेकर भी चिंता और सब चीज़ों को लेकर चिंता है। अब आते हैं पॉइंट्स पे कि लेवल्स के हिसाब से और इस समय की सिचुएशन क्या है। देखिए, अगर एफ&ओ को कोई बहुत बारीकी से समझता है ना, तो कल ही इसके इंडिकेशन बैंक निफ्टी ने दे दिए थे। लास्ट में जाते जाते वीक हुआ था, अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था, 7% ओपन इंटरेस्ट घटा था। आज करीब 10% ओपन इंटरेस्ट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग भी हुई है। देखिए, अनवाइंडिंग के बाद बैक टू बैक शॉर्टिंग होना ये अच्छी बात नहीं है। बाजार ने जो बड़ी मेहनत से करके अपने 43,800 को पहले बनाया, फिर 4400 के ऊपर भी 2 दिन क्लोज किया, वो लेवल सारे खराब हो गए, डिस्टर्ब हो गए हैं। अच्छी बात है कि निफ्टी ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो निफ्टी भी अब आपको उसी तर्ज पे अगर आप चलेंगे ना, तो 500 पॉइंट टूटा तो कम से कम 150 पॉइंट उसका भी नीचे जाना बनता है। ये 1:3 की रेशो में जनता है, लेकिन ये भी आके 500 पे आके रुक जाता। लेकिन कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी को हील होने में, थोड़ा ठीक होने में समय लग सकता है। अभी आप निफ्टी के भरोसे रह सकते हैं। आज कोइंसिडेंटली शुक्रवार का दिन भी है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी अचानक एकदम से तेजी आ जाए ऐसा लगता भी नहीं है। बाजार शायद पोलाइटली और हो सकता है थोड़ा नेगेटिव वाइस के साथ क्लोज करे। फिर से ग्लोबल और एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो कैसे करते हैं। अर्निंग्स अब निपट चुकी हैं, तो आपके पास 2 ही सिरे हैं जिससे आप नाप सकते हैं। चुनाव के आज वोटिंग गिर रही है, नतीजे आएंगे 3 तारीख को, तो 3 तारीख तक आप क्या करेंगे? 3 तारीख तक आप सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स ही देखेंगे और एफआईज की पोजीशन ही चेक करेंगे। तो उन दोनों को फिर से गंभीरता से नोटिस कीजिएगा। मैं लेवल्स आपके लिए बता देता हूँ। 43,500 पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, जो पहले पार किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो आप एक अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछेगा, हमारे साथ भी मेहमान जुड़ चुके हैं, विनीत जी हैं, सोनी हैं, राजेश पालविया हैं, इन सबसे भी हम भी पता करेंगे, आप भी पता कर लेना। 43,500 पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है बैंक निफ्टी को वापस से प्ले करने के लिए। ये झटका मेरे को लगता है 1 से 2 दिन का होगा। उसके बाद शायद बड़े बैंक अपना रोल अपनाने लग जाएंगे। एनबीएफसी को दिक्कत होगी, उनको समय लगेगा थोड़ा और ठीक होने में, खासकर स्टार्टअप वाली एनबीएफसी या जिनका 50% का एक्सपोजर पड़ा हुआ है। दूसरी बात, निफ्टी को लेकर खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए निफ्टी वाले ना डरे, ना ही निफ्टी के कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। बैंक टूटता है ना, तो आईटी रेसिप्रोकल अपने आप से ही फायदे का एक सौदा बन जाता है। तो इसलिए आज आईटी को लेकर भी हम चर्चा करके आपके सामने कुछ बेहतरीन ट्रेड रखेंगे। कल की क्लोजिंग और डेज हाई पे थे, आज भी अगर आप आईटी में परसेंटेज में देख रहे हैं कुछ खास टूटा हुआ नहीं है। एक और चीज मैं बस बोलूंगा आपसे, आप जो भी अब काम करें
ऑलरेडी हम 19,800 पे आसपास आके वापस से फिसल रहे हैं। ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम गए थे तो 1000 पॉइंट नीचे गए थे। सेकंड टाइम आप पे फिर हम यहाँ पे आके रुक रहे हैं। तो इसलिए या तो इसको बीत जाने दीजिए या तो इसको सेटल हो जाने दीजिए। 19,800 पे कोई भी चीज़ ली गई, मेरे को लग रहा है वो अच्छा शगुन नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाइए तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। राजेश पालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनी पटनायक है, विनीत बुलंजकर है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सोनी, आपका शुक्रिया। आपसे ही मैं शुरू करूं तो पहले आप ज़रा बताइए कि आपको आज का जो बैंक निफ्टी का फॉल है, मेरे हिसाब से आर्ली चार्ट पर इसने 200 दिनों का एवरेज, 50 दिनों का एवरेज एक साथ वॉयलेट किया है और ये बकायदा नीचे भी आकर ट्रेड कर रहा है। तो आप हमको ज़रा गाइड कीजिए बैंक निफ्टी पे पहले। लिस्ट एंड सारे दर्शकों को बैंक निफ्टी में डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो कल से जो फॉल आया है 44,500 से उसका एक्चुअली 61% रिट्रेसमेंट लेवल है अराउंड 44,700। सो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट शॉर्ट होके वो वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया एंड वहां से थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। उसके साथ ही हमने देखा है कि एक तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, आज शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, ऊपर से कॉल राइटिंग भी काफी अग्रेसिवली हो रही है। 44,000 पे, 43,800 पे भी काफी अग्रेसिवली चल रहा है। सो आज वीकली क्लोजिंग शायद थोड़ा सा वीक दे रहा है। 43,500, 43,200 अभी इमीडिएट बेसिस पे उसका एक सपोर्ट बैंड है। अगर मान लीजिए कि अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे के 2 दिन में अगर ये सपोर्ट बैंड को पकड़ सकता है तो यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का बाउंस बैक भी कर सकता है अगेन टुवर्ड्स लेवल ऑफ 44,500। सो इसी साइडवेज मूवमेंट, इसी एक ब्रॉड रेंज पे अभी प्ले करने की बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। मोस्ट लाइकली 43,200, 43,500 से लेके 44,500, 44,700। सो ये एक रेंज पकड़ लेगा। अभी ईदर साइड ऑफ द रेंज में इसको ब्रेक करना है, या तो 44,700 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे या तो 43,200 के नीचे ब्रेकडाउन दे, तभी जाके इसका एक कंफर्म्ड ट्रेंड पता चलेगा। पर अभी के लिए जो इतने भी डेटा सब कंबाइंड मिक्स पैरामीटर्स दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, सो ये एक साइडवेज मूवमेंट टू स्लाइटली नेगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये जो चार्ट हम अभी आपके स्क्रीन पे आके रखेंगे ना, ये भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर जो सोनी अभी आपसे बात कर रही है ना कि अभी 1 से 2 दिन अभी और देखने पड़ेंगे, ये आपको वही चीज़ बता रही हैं। असल में हुआ क्या है ना कि 200 दिनों की एवरेज के बाद एक पुल बैक तो आया था, लेकिन वो पुल गैप, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा भी चाहूँगा। वो जो पुल बैक था ना, वो थोड़ा हैंडीकैप पुल बैक था। वो बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रांग नहीं था जितना निफ्टी के अंदर है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पुल बैक क्या था। 200 दिनों के एवरेज को हमने ब्रेक किया, फाइनली इसको ठीक किया, लेकिन हम इतना ऊपर भी नहीं आ पाए कि रेजिस्टेंस के 1 से 2 रेंज को पार कर पाए। आपको ध्यान होगा हम 19,800 निफ्टी का तो ले आए, बट बैंक निफ्टी का 44,500 नहीं ला पाए, 300 भी नहीं ला पाए। तो इसलिए ये कमज़ोर पुल बैक है। अच्छी बात यह है कि इसका रुकने का लेवल भी यही है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दोनों नहीं होना चाहिए। ये टेक्निकली सोनी भी हमको बता रही है और ये चार्ट भी बता रहा है और ये डाटा भी हमको नोटिस करवा रहा है। एक काम और कर लेते हैं, राजेश जी भी हैं, उनसे एक निफ्टी का सोलो निफ्टी व्यू और उनके आज के ट्रेडिंग कॉल्स वो एक साथ जोड़ देंगे, हमको बता देंगे। राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। खाली निफ्टी का व्यू और सर अपने शेयर्स दोनों बता दीजिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो निफ्टी पे व्यू अगर हम देखें तो 19,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर हम देखें तो पुट राइटर्स का जो बेस बना हुआ है अभी 19,650, 19,600, 19,700, ये स्ट्राइक पे ही मेजर पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मेजर अगर निफ्टी को गिरना है तो यहाँ पे 19,650 ये लेवल जब तक नहीं टूटता है, हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट निफ्टी में एटलीस्ट आएगी। यस, थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी के चलते यहाँ पे देखने को मिला है, बट अगर देखें तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अगर निफ्टी के देखें तो आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑन द बाइंग साइड। और आज देखें तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो ओवरऑल अभी भी सेंटिमेंट बुलिश साइड में ही है। 19,650 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो लेवल नहीं टूटते व्यू अभी बाइंग साइड का ही रहेगा। अपसाइड में जैसे ही 19,800 के लेवल को क्रॉस करेगी स्पॉट पे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 19,850, जो कि हम पिछले दिन में भी टेस्ट करके आए थे वो लेवल, उसके ऊपर भी क्रॉस करते हुए दिख सकता है। अब अगर 19,800 को क्रॉस करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि आज रेलवे थीम एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है।
F&O स्पेस में IRCTC एक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर हम इसको डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने आज 50 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है। जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बना है, और अगर वीकली चार्ट पे भी देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, तो क्लियरली एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे IRCTC में आते हुए दिख रही है। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 730 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 697 के आसपास। जो दूसरी थीम आज मार्केट में प्ले आउट हो रही है बाइंग साइड में, वो है फार्मा स्पेस, और उसमें जो क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है अरविंदो फार्मा। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। पिछले 3-4 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और उसका वापस फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 1040 तक की अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरविंदो फार्मा में। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ पे 986 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है FMCG स्पेस से, और FMCG स्पेस में जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है कोलगेट पामोलिव कोलपाल। ये स्टॉक को देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे इसके डेली वीकली मंथली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 2230 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 2145 का। कोलपाल पे भी बाय करने के साथ कोलगेट। ठीक है, तीन चीज़ें बताई हैं सर ने। एक तो आपको दो तीन शेयर्स के नाम ले दिए हैं, हमने बाकायदा बाई के स्टैंप लगा दिए, यानी कि आप सामने भी ले सकते हो, डिप मिले तब भी ले सकते हो। उसमें कोलगेट है, औरोबिंदो फार्मा है, IRCTC है। रेलवे वाली थीम से उन्होंने IRCTC चुना है, और मैं सिर्फ IRCTC के बारे में ऐड ऑन कर देना चाहूँगा। ये ना काफ़ी दिनों के बाद एक्टिव हुआ है। ये कह सकते हैं कि ये सोया हुआ रेलवे वाला काउंटर था जो एकदम से जागा है। जब बाजार आज डेज लो बैंक निफ्टी टेस्ट कर रहा हो, निफ्टी में भी उतनी स्ट्रेंथ ना हो, उस दिन ये शेयर बकायदा डेज हाई पे अगर चल रहा हो ना, तो अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो IRCTC भी आप ज़रूर ध्यान रखना। मेरे को एक ना ये पूरे माजरे का डेप्थ पता करनी है कि इसकी गहराई कितनी है। ये जो RBI ने फैसला लिया है कि उसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो 100 से 125 कर दो बॉस, तो जो 25% का रिस्क बढ़ा है, इसकी ज़रा गहराई पता करते हैं। विनीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर ये जो कल शाम को जब एक खबर आई ना, तो आइडिया तो तभी लग गया था कि सुबह इन शेयरों की पिटाई होगी, और वो हुई भी है। आप SBI कार्ड देखें, RBL बैंक, AB कैपिटल, L&T फाइनेंस, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ स्क्रीन पर दिखाते जाना सारे के सारे, वो सारे के सारे शेयर्स करीब करीब 5% नीचे हैं। सर ये और भी नुकसान पहुंचाएंगे प्राइस के टर्म्स में। बिजनेस में जो होगा सो होगा, बट प्राइस टर्म्स में और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये खबर। विनीत सर ये सवाल आपसे है कि शेयरों के भाव और कितने टूटेंगे सर। खबर तो नेगेटिव है, ये तो पता लग गया सर। नहीं, डेफिनेटली हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। यहाँ से और एक दिन थोड़ी गिरावट आ सके, बट हमें नहीं लगता है कोई और ज्यादा गिरावट आ गई। इसके वजह 2-3 है कि आप देखोगे कि जो न्यू बिजनेस जो आया है इतने सालों में, वो काफी लो डेलिक्वेंसीज है, ऑल्दो इट इज अनसिक्योर्ड। तो होने वाला क्या है कि बैंक्स विल लेंड टू दीज सेक्टर्स, लेंडिंग थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन आप देखोगे कि इनकी प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, और वो आपका जो CRR जो कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द रिस्क वेट्स गोइंग अप, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, और उससे आपकी ROE इंटैक्ट रहेगी। तो थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है, और उसका हमने देखा है इम्पैक्ट आते हुए। मुझे लगता है कि और एक दो दिन के आसपास और फॉल आ सकती है, उससे ज्यादा हमें नहीं। ठीक है, बढ़िया है। इस मुद्दे पर हमने ना SBI के चेयरमैन दिनेश खारा से भी बातचीत की है, और उसके एक अंश आपके सामने थोड़ी देर में हम ज़रूर रखेंगे, लेकिन पहले सोनी के पास चलेंगे। सोनी, आपकी आज लिस्ट में क्या है? रेलवे तो पूरे के पूरे रफ्तार में है, मतलब रेलवे में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 4% से कम की तेजी हो। उसमें से भी आपके पास भी कोई शेयर है क्या? अगर है तो वो बताइए, और उसके अलावा कौन सा शेयर आपके पास है?
जी अभिषेक जी, मेरा भी स्टॉक पिक में IRCTC है और IRCTC अभी जो करंट लेवल से खरीद सकते हैं 690 स्टॉप लॉस के साथ 750 760 टारगेट्स। इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आज हमने जेएम क्लाइंट्स को 690 कॉल ऑप्शन भी रेकमेंड किए थे अराउंड 12 रुपीज, वो प्रीमियम डबल हो गया। बट वी स्टिल कंटिन्यूइंग कि इसमें एक अच्छा अपसाइड अभी भी नजर आ रहा है एंड टारगेट्स फॉर 750 760 नजर आ रहा है इसमें फॉर कैश एंड फ्यूचर्स। और जो दूसरा स्टॉक पिक है वो है बलराम चीनी। बलराम चीनी बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट आया नहीं है, इसमें हम प्रीएम्प्ट करें कि ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में। सो बलराम चीनी आप इसी लेवल पे खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डिप मिला अराउंड 435 तो भी आप इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 420 का और इसका टारगेट रहेगा 460। 460 के ऊपर सस्टेन करते 480 के टारगेट्स बनेंगे। ओके ठीक है, बलरामपुर चीनी IRCTC आपकी भी लिस्ट में है। आपने तो ऑप्शंस के ज़रिए GM क्लाइंट्स को आप बता रहे हैं, आपने दिलवाया है जिस हाउस में आप काम करते हैं और उनके अच्छे प्रीमियम्स आज बने हैं आज। ठीक है, हम बड़ा थोड़ा लेट आ रहे हैं लेकिन फिर भी IRCTC आज दोनों मेहमानों ने दिया है तो उम्मीद करते हैं कि एक्सेस और GM दोनों की पावर यहाँ पे काम कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, संतोष मीना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे एक बार ज़रा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। संतोष जी नमस्ते सर, ज़रा बताइए आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। गुड आफ्टरनून डिम्पी। मेरे दोनों ट्रेडिंग कॉल्स बैंक साइड है और पहला स्पेस है फार्मा स्पेस। मुझे लगता है फार्मा स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी की ऑलरेडी हम इस साल निफ्टी फार्मा में 25% की तेजी देख चुके हैं, बट मुझे लगता है यहाँ से एक और बड़ी तेजी बनेगी। मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है तो ऑरो फार्मा मेरा काउंटर रहेगा। इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर हम इमीडिएटली हम देखें तो टारगेट यहाँ पे 1030 के देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा 985 का रहेगा। इसके अलावा मेरा दूसरा स्टॉक है GIC-RE। आज इंश्योरेंस स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर नजर रखना चाहिए। यहाँ पर भी एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर टारगेट रहेगा 266 का, स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। फार्मा आपकी भी लिस्ट में है और आप GIC-RE के बारे में भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ये शेयर भी हम लिस्ट में नोट कर लेंगे। आज जो राजेश जी का दूसरा ट्रेड था ना फार्मा वाला, वो भी औरोबिंदो फार्मा है। एक अच्छी चीज़ है कि सब अलग अलग हाउसेस में है लेकिन सबका एनालिसिस ऑलमोस्ट एक जैसा बन रहा है, तो एक अच्छा पॉइंट है कि इन सभी शेयर्स के अंदर चलने की प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होंगे। तो 3-4 लोग अगर एक ही चीज़ को नोटिस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। अभिषेक राजेश जी की लिस्ट में था, IRCTC सोनी की लिस्ट में था और अरविंदो फार्मा पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो है मैच करती हुई। लेकिन SBI 3.5% टूटकर अब ये ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग में देखें तो 3-3.25% के आसपास की गिरावट एक्सिस बैंक के शेयर में है। कल की जो फॉल थी आखिरी के घंटे की उसको कंटिन्यू कर रहा है। राजेश जी, बैंकिंग को अब शॉर्ट तो नहीं करना है ना, क्योंकि अब लोग इसमें स्थिरता का इंतजार कर रहे होंगे और शायद वो शुरुआती गिरावट के बाद बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ नहीं है। तो देखिए एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फॉलोअप सेलिंग देखने को नहीं मिली है मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट और टेक्सचर देखें तो वो बुलिश साइड में ही है। जरूर एक न्यूज के इम्पैक्ट को मार्केट एक डाइजेस्ट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे लोअर साइड पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,600 43,500 काफी स्ट्रॉन्ग फुट बेस एरिया है। तो हमें लगता है कि ये एक न्यूज फ्लो जो आया है जिसके चलते मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए, और अभी हमें लगता है पुट बेस को बिल्कुल यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि जब तक अब यहाँ पे मेजर सप्लाई या मेजर डेंट जो लगना है, अब अगर वो 43,500 टूटता है तो हमें लगता है कि और फर्दर यहाँ पे प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा। टिल द टाइम ये लेवल इंटेक्ट है, जब तक हमें लगता है कि एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जरूर होते हुए दिख रही है PSU प्राइवेट्स दोनों ही स्पेस में। तो हमें लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से डिक्लाइन में बाय करने की। 43,500 के लेवल के आसपास अगर वापस बैंक निफ्टी आती है उस समय हमें लगता है कि अच्छे स्टॉक्स प्राइवेट और PSU सेक्टर्स में से वापस से बाय करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां पे बाय करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये व्यू, लेकिन अब बैंकों और NBFCs को कर्ज देने के नियमों में RBI की सख्ती को लेकर हमने SBI के चेयरमैन दिनेश खारा से बातचीत की। उनका भी यही कहना था कि बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। एक बार सुनिए कि उनका कहना क्या है, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ऐसा है कि RBI गवर्नर द्वारा इस विषय में बहुत चर्चा की गई है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट के बारे में, जो ग्रोथ के बारे में,
और उनका कंसर्न जो कुछ एंटिटीज हैं जहाँ पर कि पूरा असेसमेंट जो है पर्सनल लोन का नहीं होता, उसमें जो है उनका विशेष रूप से उनका ध्यान था। उसके चलते हम लोगों को बैंकिंग सिस्टम में ऐसी आशा थी कि इसमें रिस्क वेट बढ़ाए जाएंगे। जब ये मैं कह रहा हूँ तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कोविड से पहले अनसिक्योर्ड लोन में क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं वो 125% ही हुआ करता था। कोविड के दौरान इसको 100% किया गया था और ये वापस जो है कोविड भी खत्म हो गया, तो इसलिए जो है इसको वापस 125% किया गया है। इसका मुख्य रूप से ध्येय ये है कि जो इकोनॉमी में क्रेडिट का ग्रोथ हो अनसिक्योर्ड लोन का, वो बड़ा बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए। और आपने ये देखा होगा कि जो मेजर क्रेडिट ग्रोथ के स्रोत हैं, जैसा कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और एमएफआई लोन और गोल्ड लोन, ये सब जो है इसकी परव्यू से बाहर रखे गए हैं। तो इस कारण से जो ग्रोथ इन सेक्टर्स में आने का था वो बराबर बरकरार रहेगा। और यहाँ तक कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स में जो रिस्क वेट बढ़ाया गया है, उस कारण से एक सिस्टम में जो है जो बड़ा डिसिप्लिन रहेगा, ये मेरा मानना है। आरा साहब, थोड़ा सा जो फैसले का असर है पर्सनल लोन के लिहाज से वो ज़रा बता दीजिए हमें। क्या ये महंगा हो जाएगा? बोरोवर्स के लिए लेंडिंग रेट में बढ़त यहाँ पर कितनी संभव है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स किस तरह से महंगे हो जाएंगे? ओवरऑल इम्पैक्ट बैंक के लिहाज से और ग्राहकों के लिहाज से आप कहाँ कैसे कैसे पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो बेसिक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो एक कंपोनेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो एक बोरोवर का रिस्क असेसमेंट है वो भी एक कंपोनेंट होता है जहां पर रिस्क प्रीमियम की बात आती है। तो इसका कुछ इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। एनबीएफसीज की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जरूर इंक्रीज आने की आशा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो क्वालिटी ऑफ रिस्क क्या है उस अकॉर्डिंगली इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। खारा जी, अंकुर मिश्रा बोल रहा हूं मैं मुंबई स्टूडियो से। स्वागत है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने जो लास्ट टाइम हमें असेसमेंट बताया था कि आपकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से कैपिटल पर्याप्त है। अब चूंकि यहाँ पर कुछ न कुछ कैपिटल आपका कम होगा, एक जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो 50 से 55 बेसिस पॉइंट का, और आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। अब आपको क्या लगता है कि आपकी जो ग्रोथ की रफ्तार है उसके लिए कैपिटल आपको और उगाना होगा? देखिए, ऐसा है कि जहां तक ग्रोथ का सवाल है, हम लोग अपनी जो हमारी करंट कैपिटल एडिक्वेसी है उसके चलते हमारे पास सफिशिएंट रूम है ग्रोथ के लिए, अपने लोन बुक को ग्रो करने के लिए। ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे फर्स्ट हाफ में जो अभी तक हमारा प्रॉफिट हुआ है, अभी हमने उसको अपनी कैपिटल एडिक्वेसी के लिए अकाउंट फॉर नहीं किया है। अगर हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन 109-110 बेसिस पॉइंट के करीब आता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर 55 बेसिस पॉइंट का कंजम्पशन हो भी गया, तब भी हमारे पास ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम हाफ ईयरली प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट अनदर 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, दिनेश खारा जी को आप सुन रहे थे। इसमें मेरे सहयोगी अंकुर और साथी कविता ने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उनके जवाब भी दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चारों मेहमानों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बाजार तो कर रहा है कि दायरे के अंदर ट्रेड। निफ्टी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने आप को भी सपोर्ट पे रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन क्या ना, प्रॉब्लम का आज फर्स्ट डे है, इसलिए जितना कल पाया था उतना आज वो वापस दे रहा है। कल 500 पॉइंट करीब गेन किया था बैंक निफ्टी ने, आज 500 के 500 पॉइंट वापस चले गए। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आके वापस रुक गए हैं। ठीक है, देखते, ये अच्छी चीज़ पॉइंट भी है एक किस्म से देखा जाए तो। न्यूज़ का इम्पैक्ट एक ही दिन में ख़त्म करो, सेकंड डे कैरी फॉरवर्ड, थर्ड डे कैरी फॉरवर्ड नहीं लेना चाहिए। विनीत जी भी यही बात कह रहे हैं, उनको भी नहीं लगता कि प्राइस एक्शन कोई बहुत ज़्यादा होगा। मेरा भी अपना निजी मानना ये है कि इसमें से बड़े बैंक अलग हो जाएंगे। एनबीएफसी हो सकता है अभी टूटे, एसबीआई कार्ड हो सकता है आगे भी टूटे, लेकिन बड़े बैंक अलग हो जाएंगे। वो तो और भी काम करते हैं ना, खाली यही थोड़ी लोन बेचते का काम उनका सिर्फ बाकी रह गया है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। जब बैंक्स टूट रहे हो, क्या आईटी का दबदबा बढ़ सकता है? क्या है, खुला मैदान है वेटेज के हिसाब से। तो एक बार जरा एक आईटी स्टॉक पता करवाते हैं। राजेश सर, एक आईटी का स्टॉक तो बताओ, आपकी लिस्ट में जो तीनों शेयर है उसमें से एक भी आईटी का शेयर नहीं है। एक आईटी का शेयर बताओ जहां पे कंफर्ट और वैल्यू दोनों हो। तो देखिए, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में अभी स्टिल देखें तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन का ही सेटअप बना हुआ है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें मिड कैप आईटी में, तो वहां पे एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिला और एक आउट परफॉर्मेंस मिड कैप आईटी में जरूर देखने को मिला है। अगर मुझे लार्ज कैप आईटी से किसी स्टॉक के साथ जाना है तो मेरा व्यू बुलिश होगा इन्फोसिस पे एट दिस मोमेंट। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक बेस बना के स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है इन्फोसिस यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1500 की तरफ, और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 1400 के आसपास। अगर मुझे मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक यहाँ पे चुनना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना है वो स्टॉक है कोफोर्ज। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थ्रू आउट द वीक यहाँ पे बना है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई के को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट सितंबर के जो हाई बने थे उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कोफोर्ज का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे 5600 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 5850 5900 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। करने चुन के दिए हम तो एक तो कफोर्ज है। किसी को ऐसा लगता हो कि भाई मैं तो 5000 का शेयर नहीं लूँगा या मेरे से नहीं लिया जाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन्फोसिस पे भी आ सकते हो। 1500 वाली कैटेगरी वाला शेयर है, 1400-1500 वाला, इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है। अब आप देखो ये 1440 चल रहा है, जाएंगे कितने? 40 रुपये, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा हुआ है 1400 का, और करीब 1500 तो 60 रुपये आने के पूरे चांसेस हैं। आप थोड़ा सा अभी ले लो, थोड़ा सा कम लो। एक और आपको देख के खुद से फील हो रहा होगा कि क्या आज की गिरावट में इन्फोसिस को 6 रुपये ही गिरना चाहिए था, और आप अभी गिरा है, नहीं तो आप दिन भर में ट्रेड में देखोगे तो ज़्यादातर ये फ्लैट ही आपको ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे ऑप्शंस हैं, इन्फोसिस पे आप ध्यान रख सकते हैं अगर किसी को 5500 का फोर्स समझ में नहीं आ रहा हो तो। एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का सौदा भी पता कर लेते हैं। हमारे साथ अक्षय पी भागवत जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा एक ऑप्शंस का सौदा पता करते हैं। उनकी ऑप्शंस काफ़ी हिट जाती है, लेके आइए अक्षय जी को। अक्षय जी, जो भी आप ऑप्शंस देंगे ना, इसको हम सोमवार के लिए लेके जा रहे हैं। अब तो काटने का समय भी नहीं है, क्योंकि आप 3:04 पे हम कोई कॉल दे रहे हो। तो ऐसी कोई ऑप्शन बताओ जिसमें रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो, जमता हो बिल्कुल। स्टॉक आज मैंने चुना है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। करंट मार्केट प्राइस है 2525 के आसपास, और एक 2500 का स्ट्रॉन्ग बेस बन के स्टॉक सेटअप हो रहा है 2600 तक जाने के लिए नवंबर सीरीज में। तो यहाँ पे एक रणनीति जो बनानी है वो सिंपल वेनिला कॉल बाइंग की है। आपको 2540 की कॉल बाय करनी है करीबन 19 रुपए के प्रीमियम में। आप ये ट्रेड में टारगेट बना के चले 36 पहला टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट 42, और इसमें आप स्टॉप लॉस बनाइए 10 रुपए का। लॉट साइज है एचयूएल का 300। तो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 6000 का प्रॉफिट और 2700 रुपए का रिस्क। अच्छा, मेरे को सर एक और चीज़ आपसे ज़रा जाननी है। 1 मिनट अक्षय जी, आप लाइन पे रहिएगा। आपका कन्विक्शन लेवल कितना है सर इस पे? अगर ये 80% कन्विक्शन लेवल है तो हम एक की जगह 2 लॉट की जगह 3 लॉट भी लेके जा सकते हैं। मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जरा अपना कन्विक्शन का लेवल बताइए। जी बिल्कुल डिम्पी जी, कन्विक्शन लेवल हाई है, 80% है। एक तो वीकेंड है, इसके चलते मैंने थोड़ा डिफेंसिव बेट चुना है जो एक नेगेटिव मार्केट में भी ये परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एचयूएल में मुझे लगता है कि डाउनसाइड कम है और ऊपर जाने की जगह ज्यादा है, तो बिल्कुल कन्विक्शन स्ट्रांग है, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, कन्विक्शन हाई है तो आप 25-40 वाली एक कॉल है, इसको पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं एक बार। और मैं ना आपको एक बार जरा इसका चार्ट भी दिखा सकता हूँ। 1 मिनट के लिए जरा मेरी स्क्रीन वाला भी चार्ट जरा दिखा सकते हैं आप। पहले लेवल अच्छे से नोट कर लो, 19 से 17 रुपये के रेंज में लेना है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस, पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 6000 का मुनाफा कैलकुलेटेड होगा, पर लॉट का कैलकुलेशन है ये, और 2700 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। अब जरा चार्ट लेके आइए। आप देख रहे होंगे एचयूएल का चार्ट ना पूरी तरह से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है।
ये 200 दिनों की एवरेज को बार बार अटेम्प्ट कर रहा है तोड़ने की, हो नहीं रही है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इसका साथ छोड़ रहा है, इसलिए समझदारी है कि ऑप्शंस के जरिए धीरे धीरे करके पैसे को इन्फ्यूज़ किया जाए। 1 लॉट लो, 2 लॉट लो, जैसे लो, और जैसे इस लाइन के ऊपर आ जाएगा ना, ट्रस्ट मी, आपके एक दिन के अंदर ही पैसा डबल करने की कैपेसिटी रखता है एचयूएल। इसलिए 2540 की जो स्ट्राइक है, अब वापस से अक्षय जी वाली प्लेट दिखाओ। 2540 वाली जो कॉल है, 1 लॉट लो, 2 लॉट लो, जितना मर्जी लो, आप एक स्टॉप लॉस 10 रुपये का ज़रूर लगा लेना। 36 से 42 रुपये का टारगेट हम आपके स्क्रीन पे वो लेके आएंगे, आप देख लीजिएगा उसको। अभिषेक को लेकर ये रणनीति, लेकिन अगर हम कंजम्पशन बास्केट की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रौनक है। कल भी हमने हीरो मोटो के शेयर को चलते हुए देखा, आज भी चल रहा है। खबरों का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि खबर यह आई थी कि फेस्टिव सीजन उनके लिए बेस्ट एवर फेस्टिव सीजन साबित हुआ है और 32 दिन में करीब 14 लाख बाइक्स बेची हीरो मोटो ने। शेयर आज भी चल रहा है। टीवीएस मोटर को लेकर कल खबर आई थी कि एमएल फ्रे के साथ उन्होंने करार किया है यूरोप में इंपोर्ट को लेकर और वहां डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। शेयर में आज हम ठीक ठाक रौनक देख रहे हैं। विनीत सर, अगर हम टू व्हीलर में अगर मान लीजिए किसी को अगर स्टॉक चुनना हो और बार बार वैल्यूएशन के लिहाज से टीवीएस मोटर का नाम लिया जाता है, आपके फोकस में कौन से शेयर है और आप क्या सलाह देंगे, आपको पसंद क्या आएगा? नहीं, मैं हीरो होंडा के साथ जाऊंगा, हमें काफी अच्छा लगता है हीरो होंडा। उसके बाद में हम देखेंगे आपका आयशर मोटर, और उसके बाद में हम टीवीएस पे फोकस करेंगे। ठीक है, हीरो मोटो पहले, आयशर मोटर को लेकर मतलब उन्होंने अपने बिजनेस को ठीक ठाक डाइवर्सिफाई किया है। अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक कह सकते हैं कि बुलेट अपनी शोकेस की है और यूरोप में काफ़ी तेज़ी से वो पैर पसार रहे हैं, बाकी देशों में भी अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट डिसरप्ट जो किया है 250 प्लस सीसी में हीरो मोटो ने और बजाज ऑटो ने, उसका मुकाबला अच्छी सी कंपनी कर रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंस स्टॉक्स बहुत टूट रहे हैं। आरबीएल बैंक 7% टूट गया है। बाकी गोल्ड फाइनेंसर भी आज दबाव में है। मणप्पुरम के शेयर में देख रहे हैं 3.5% के आसपास की कमजोरी आज में देखने को मिल रही है। राजेश जी, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना हो, मान लीजिए अगर एनबीएफसीज में, तो करना चाहिए, आप सजेस्ट करेंगे, या फिर आज का दिन बीत जाने दें, अगले हफ्ते अब देखा जाएगा जो भी करना हो? अभिषेक जी, थोड़ा वेट करना चाहिए। आज फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग है, इसका फॉलोअप इफेक्ट अगले वीक में कंटिन्यू होता है कि नहीं, वो देखने के बाद ही हमें लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए। एट दिस मोमेंट हमें लगता है अभी थोड़ा वेट करें, और कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड करी, और सारे एनबीएफसी स्टॉक्स जो कि एक अच्छे मोमेंटम थे, आज एक फर्स्ट डाउन टिक, जो कि एक सिग्निफिकेंट डाउन टिक जिसको बोल सकते हैं, आज देखने को मिला है। तो काफी कुछ डेली चार्ट्स में, या जिसको हम बोलते हैं नियर टर्म चार्ट्स में, एक बियरिशनेस के साइन जरूर बनते हुए दिखे। अब हमें देखना होगा कि मंडे अगर फर्दर और फॉलोअप सेलिंग मार्केट में आती है, तो हो सकता है कि एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा और पेन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा रुकना चाहिए, अभी एट दिस मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेने की सलाह नहीं। एक शेयर में आपके सामने रखता हूं। अमूमन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर जब चर्चा होती है ना, वोकार्ड का नाम लोग भूल सा गए हैं, लेकिन हमने कुछ दिन पहले इस शेयर के बारे में नोटिस करवाया दर्शकों को। मेरे को लगता है शायद आपको भी याद होगा, ओपनिंग में हमने इसको दिया था 3-4 दिन पहले, और उस समय ये शेयर करीब 260 की रेंज को पार कर रहा था। एक बार आप मेरी स्क्रीन जरा दिखाएंगे तो आज आपको एक 525 दिखेगा। आप एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए, सिर्फ इसका एक वीक का चार्ट वोकार्ड का, तो आपको पता लगेगा वोकार्ड देखिए कैसे स्पीड से ऊपर आ रहा है। ये जो स्क्रीन पर इस समय आप चार्ट देख पा रहे हैं ना, ये वीकली चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल एक हफ्ते की बनी हुई है। और आज पहली बार 2021 के बाद, अक्टूबर 2021 के बाद, करीब 2 साल बाद वोकार्ड वापस से इस एवरेज को देखो आप पार कर रहा है, और ये ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ लेके आ रहा है। सोनी, क्या इस शेयर को लेके रखें? मेरा कन्विक्शन हाई है, हालांकि एक राउंड का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है, बट हमको लगता भी और चलेगा। जी डिम्पी जी, डेफिनेटली आई थिंक आई आल्सो रिमेंबर कि इसी हफ्ते में आपने मुझसे पूछा था वोकार्ड ड्यूरिंग ओपनिंग कॉल,
और काफी कन्विक्शन के साथ इसको मैंने उस टाइम पे भी बाय के लिए कहा था, 320 टारगेट्स के लिए कहा था, जो कि आज ऑलमोस्ट हो भी गया है, 320 के ऊपर चला गया है। सो एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या तो फिर आप ट्रेल स्टॉप लॉस कर दीजिए प्रॉफिट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको कोई छोटा डिप मिलता है अराउंड 300, तो री एंट्री के लिए चांसेस डेफिनेटली बनते हैं दोबारा। पोजिशनली यहाँ से और भी अच्छा लग रहा है, 360 टारगेट्स नजर आ रहे हैं, थोड़ा पोजिशनल रहेगा। और अगर कोई डिप मिलता है तो ये डेफिनेटली बेटर रहेगा टू एंटर ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। मार्केट जो भी क्लोजिंग करने की जो तैयारी कर रहा है ना, वो करीब करीब 40 पॉइंट नीचे होगा। निफ्टी एक बार जरा वापस से स्क्रीन पे दिखाइएगा। वो आज पूरी हिम्मत जुटा रहा था कि बैंक निफ्टी की हेल्प मिल जाए, लेकिन बैंक निफ्टी की कोई हेल्प हुई नहीं। तो इसलिए मार्केट को क्या ना आज थोड़े शांत अवस्था में जाने का आज क्लोजिंग का लग रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मंडे को ना नए दिन, नए ऊर्जा, नए तरीके से हमको वापस आना पड़ेगा। मैं विनीत सर से एक बात पता करनी मेरे को। विनीत सर, क्रूड को ना लोग काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इनफैक्ट सभी को पता है कि टायर वाली कंपनीज होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, सब होती हैं। एक टायर की ना एक एंसिलरी कंपनी है, मेरे को लगता है शायद आप उसको अच्छे से ट्रैक करते होंगे। शेयर का नाम ले है PCBL, फिलिप्स कार्बन के नाम से कंपनी है PCBL। एक बार जरा आप टाइप करेंगे तो स्क्रीन पर लेके आएंगे, दिखाएंगे। सर आप इसको ट्रैक करते हो क्या, PCBL को, विनीत सर? टाइम से ट्रैक नहीं किया, बट थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया। ओके ठीक है। तो सर जो आपका थोड़ा रीडिंग है जरा उसके बारे में बता पाएंगे? फिलिप्स कार्बन ब्लैक नाम है इसका पूरा, पहले इसी नाम से चलता था, आजकल इसका शॉर्ट नेम चलने लग गया PCBL। होगा ना, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी तरह से आएंगी, और ये जो वॉलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस है ना, बिकॉज द सिचुएशन अभी यूक्रेन में भी समाप्त होने के स्तर पे है, हमास के साथ भी समाप्त होने के स्तर पे, और डिमांड आउटलुक काफी सॉफ्ट है, और रशिया $60 के ऊपर बेचता है तो उस पर सैंक्शंस लगते हैं, तो प्राइस प्रेशर में ही रहने वाला है। तो इसके चलते हमें लगता है कि एक स्टेडी और प्लेसिड प्राइस बनेगी ऑयल की फॉर द मीडियम टर्म, और उसमें PCBL की मार्जिन्स काफी स्टेडी हो जाएंगी, वॉल्यूम्स पिकअप हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये काफी बेहतर स्टॉक परफॉर्म कर सके। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है ये शेयर को। केवल आज नहीं दिखाओ, आप इसका ना एक बार वीकली और मंथली भी दिखा दो। उसका हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना कुछ और शेयर भी डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन आप इसका एक वीकली और मंथली दिखाओ जरा दर्शकों को। ये 3 मंथ है, 1 मंथ का और 1 हफ्ते का भी दिखाओ जरा आप इसके अंदर चार्ट। ये 1 मंथ का चार्ट 17% है, 1 वीक का भी दिखाओ आप। देखिए जब आप क्रूड को देखें ना तो मोटा मोटी सारी चीज़ सबको समझ में आती है, लेकिन थोड़ा ना डीप जाके चेक करना पड़ेगा कि और कौन से शेयर हैं जो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन दे सकते हैं। उसमें से मेरे को लग रहा है PCBL वन ऑफ द एक शेयर था। ऐसे और भी होंगे, हो सकता है मेरी नज़र आपकी नज़र से चूक गए होंगे। यही रिसर्च का पार्ट है बस। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, कुछ और शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे। हम देख रहे हैं कि उथल पुथल थोड़ी सी हो रही है। 19,700 के आसपास से निफ्टी बैंक की जो गिरावट है उसमें कुछ ज़्यादा सुधार दिख नहीं रही है। अब 600 अंकों के आसपास की गिरावट है, 43,550 के आसपास से इस वक्त निफ्टी बैंक। लेकिन अब 12-13 मिनट के आसपास समय रह गया है, और अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि अगर आपको BTST या फिर STVT करके बाजार में पैसे कमाने हो तो मौके कहाँ पर बन रहे हैं। सोनी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे, बताइए आपकी क्या नज़र होगी। आपके बाकी शेयर तो हमने नोट कर ली हैं, कुछ फ्रेश स्टॉक्स आप ऐड करेंगी सोमवार के सत्र के लिए? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, BTST के लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट लेवल के आसपास आ गया है, हालांकि उसका ब्रेकआउट लेवल है 148, बट यहाँ से जैसे आज बिल्टअप दिया है, लॉन्ग बिल्टअप प्लस यहाँ से टेक्निकली भी कितना अच्छा लग रहा है, तो आप इसी लेवल से भी ले सकते हैं। 143 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको BTST बाय कर सकते हैं, कैश लेवल्स बता रही हूँ, एंड टारगेट्स रहेगा 154। 154 रुपए का लक्ष्य BEL के लिए। हमने देखा कि BEL भी चला है और
BHEL भी चला है, वो भी शेयर पिछले दिनों चलता हुआ दिखा है और ऑलमोस्ट भाव आपको BL लेके आइए, BL और BHEL ये दोनों अलग अलग ये स्टॉक्स हैं। अब ठीक है, ये शेयर हो गया सोनी की तरफ से। संतोष जी, आपकी नज़र कहाँ पर है सर? क्या BTST करने की सलाह देंगे या फिर STBT, जो भी आपको लग रहा हो सही? नजर फार्मा स्पेस पर ही है। हमने ऑरो फार्मा डिस्कस किया, मुझे डॉक्टर रेड्डी भी काफी अच्छा लग रहा है। इस काउंटर में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और लॉन्गर टाइम पीरियड में देखो तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आता है, तो लग रहा है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। BTST के रूप में भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5600 का, टारगेट रहेगा 5750। 5750 के टारगेट डॉक्टर रेड्डीज के लिए। कल भी हमने देखा था कि ये शेयर चल रहा था और आज भी उस तेजी को ये कंटिन्यू कर रहा है। राजेश जी, आपके फोकस में क्या है, आप क्या सलाह देंगे? अभिषेक जी, दो स्टॉक है। पहला स्टॉक लार्ज कैप स्पेस से है और उसमें हमें लगता है LNT के साथ जाना चाहिए। स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है। 2-3 हफ्तों की एक जो एक करेक्टिव मूव था उसको पूरा यहाँ पे इसने रिट्रेस करके वापस से रिगेन किया है। हमें लगता है LNT में स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अपसाइड का टारगेट 3160 3170 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2078 के आसपास, 3078 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है एक्साइड इंडस्ट्री में। एक्साइड इंडस्ट्री में देखें तो आज जो ब्रेकआउट बने वो सितंबर के मंथ के जो हाई थे, स्विंग हाई, उसको आज स्टॉक ने क्रॉस किया है। वीकली बेसिस पे आज जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 292 से लेकर 295 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 276 के आसपास। मेरी लिस्ट में ऐसे हैं जो कि अब अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। एक है TVS मोटर और दूसरा एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है एल्केम लैब। मेरे लिए मुश्किल सिर्फ ये हो रहा है चुनना कि इन दोनों में से क्या ले, क्योंकि अब रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, क्या पाना जब सब कुछ ही पा लिया, यानी कि ऑल टाइम हाई पे ही आ गए। और आपने इनके आज के टुडेज़ के चार्ट मत दिखाओ, टुडेज़ के चार्ट में तो आपको डेज हाई पे दिखेंगे दोनों। आप इनके ना कम से कम 5-5 साल वाले पुराने चार्ट फायर करो। आज चल रहा है 23, इसका मतलब आपको फायर करना है 18 से, 2018 से लेके 23 तक का। आप चार्ट दिखाना दोनों का, दोनों को विंडो में डाल दे रखना। ये काम जरा सोनी से करवाते हैं कि किसको अभी भी कैरी रखना चाहिए। सोनी जरा दोनों चेक करो। एल्केम नया राजा बनाया अभी, ठीक है ना, 168% का रिटर्न है। ये 15 से 23 आप दिखा रहे हो क्या? 18 से 23, यस, 128% का। सेम TVS भी दिखाओ, आप स्क्रीन पे TVS भी दिखाओ, दोनों को विंडो को अलग अलग काटो। सोनी जरा बताइएगा दोनों में से किसको रखना है कैरी। हम रखेंगे अभी और अगले 5 साल के लिए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं मंथली चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे। सो एल्केम मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर लग रहा है अभी, क्योंकि इसके पास स्पेस अभी भी काफी पेंडिंग है जाने के लिए। सो नियर टर्म में अगर हम देखेंगे तो 4800 का एक स्ट्रेट टारगेट नजर आ रहा है, और थोड़ा ईयरली चार्ट्स के लिए अगर टारगेट ले लें तो 5100 टारगेट्स नजर आ रहे हैं। सो 4300 का अच्छा सपोर्ट बन गया है जहां से उसने ब्रेकआउट दिया है, ईयरली ब्रेकआउट। तो आप 4300 स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत डिप भी मिले अराउंड 1-2% के डिप्स के साथ आप ले भी सकते हैं, अक्यूमुलेट कर लीजिए उसको इस लेवल से। एंड 4800 to 5100 टारगेट्स के लिए आप इसको मेंटेन कीजिए। तो आजकल ना चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हमने दोनों शेयर्स के बीच में चुनाव करवाया। दोनों ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया आपको पिछले 5 साल में, यानी कि हर साल 20% का रिटर्न अगर मैं एवरेज में बांट दूँ तो। उसके बावजूद अभी ऐसा लगता है कि एल्केम लैब आपको और भी रिटर्न दे सकता है। अगर आप TVS को वापस से दिखाएंगे ना तो 100 और 200 वाला डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा। मेरे को लग रहा है एल्केम बिल्कुल TVS जैसा चल रहा है, और अगले 100% और चल जाए मेरे को बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगले 2 से 4 साल के अंदर। एक और शेयर है जो लिस्ट में आ रहा है मेरी आज की, वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। टेक्निकल वाले ये कहेंगे कि शेयर अच्छा है, ठीक है, 210 पे रुकेगा फिर और चलेगा पार होने पर, लेकिन क्या फंडामेंटली भी उतना ठीक है? विनीत सर, इंडियाबुल हाउसिंग आप अपने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है क्या? अगर नहीं दिलवाया तो भी रीज़न बताना, और अगर दिलवा दिया तो भी रीज़न बताना सर। अभी हमने ना दिलवाया है ना दिलवाने का प्लान है, क्योंकि हमारे कवरेज में नहीं है ये स्टॉक।
पर हमारी जो भी स्टडी है, हमको लगता है ये स्टॉक काफी मैनेजमेंट चेंज होने के बाद में इनकी जो रीओरिएंटेशन हो गया बिजनेस का, हमें लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, काफी सस्ता है लेवल्स पे, और हमें लगता है कि इसको लेना ही चाहिए। कि आपकी कवरेज तो नहीं है। अच्छा सर, आप इसको कवरेज करोगे? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पर्सनली है थोड़ा सवाल, आप इसको कवरेज लिस्ट में डालोगे सर अपनी? अभी फिलहाल नहीं है, आगे देखेंगे। और ओके और ठीक एज पर है, सेबी हम आगे हमारी देखेंगे। कवरेज यूनिवर्स में जो आने वाला स्टॉक है वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। वो ठीक नहीं, ये तो होना भी नहीं चाहिए सर। मैंने तो इसलिए मैंने बोला ना कि मैंने कोडिंग कर दी बीच में कि पर्सनल सवाल है, कवरेज में डालोगे नहीं डालोगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर कवरेज में डालेंगे तो मेरे को थोड़ी बताओगे आप, पहले डाल लोगे, क्लाइंट्स के आ जाएगा फिर आप बताओगे। ठीक है सर, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया बुल्स को लेकर हम वेट करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 200-210 पे आके एक बार ये शेयर ज़रूर रुकना चाहिए। बस हो गया, बस सब कुछ ठीक है इसके अंदर। एक और शेयर बस मैं चलते चलते और ले लेता हूँ। यूबीएल नू कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में समझ में नहीं आ रहा है। एक बार राजेश सर दोनों को चार्ट चेक कर लो, यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों में से। अच्छा मैंने गलत तो नहीं पूछ लिया जैन साहब? आप रुक जाओ, आप रहने दो। मीना जी आप देखो, मीना जी आप देखो, जैन साहब को रहने दो, नहीं तो धर्म संकट में आ जाएंगे। सर यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स, मीना जी दोनों में से ज़्यादा ठीक कौन सा है पुल बैक के हिसाब से? एक्सपायरी रखूंगा नवंबर की। दोनों के ही चार्ट अच्छे हैं। मैं यूबीएल की भी बात करूँ तो ये भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे मैक्डेवेल ज्यादा अच्छा लगता है, इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में नेगेटिव न्यूज की वजह से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन अब सपोर्ट के पास से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 1110 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे आज का जो लो है 1040 आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, अब आते हैं जरा जैन साहब के पास, और उनसे मेरे पास जो एक शेयर पता करने के लिए वो ये है, उस शेयर का नाम है नारायण हृदयालय। एक बार जरा नारायण हृदयालय को लेके आएंगे, एनएच के नाम से मिलेगा। 1220 रुपये के आसपास का शेयर है, पिछले कई दिनों से ये शेयर अच्छा चल रहा है। आप इसका ना जरा वीकली भी दिखाओ और जरा मंथली भी दिखाओ। वीकली में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा देखने में, हो सकता है मंथली में उतना ना दिखे। राजेश सर, वीक का गेन एक बार बुक करके बाहर आ जाए, 15% है, 156 रुपये करीब करीब। ठीक है डिम्पी जी, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर पोजीशन है तो हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली मंथली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म सेटअप भी देखे तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे देखे तो क्लियर एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ही बुक करना चाहिए। अदरवाइज कोई भी छोटी मोटी गिरावट आप मिलती है इस स्टॉक में तो हमें लगता है कि वापस इसको ऐड करना चाहिए। एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन स्टॉक में जब भी छोटी मोटी डिप मिली है यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो स्टॉक में तो हमें लगता है कि फर्दर और तेजी आगे आने वाले महीनों में भी बनेगी। हो सकता है ये स्टॉक 1400 से 1500 की रेंज में भी आगे आते हुए दिखे। तो डिप्स में बाय करना है। स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर का जो अब यहाँ पे रखना होगा वो करीब होना चाहिए 1100 रुपए के आसपास। इसका जो एक मेजर जो फॉल वाला शेयर है इस बैंक वाली खबर आने के बाद से, जो मिड कैप कैटेगरी का बैंक है, हाँ उसमें वो है आरबीएल बैंक। ठीक, एक बार इसको ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए, और मैं ज़रा टॉप काउंटर्स में से भी चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ पर तो मेरे को ऐसा कुछ खास बड़ा को दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, आरबीएल का पता करते हैं। सोनी, आरबीएल बैंक का कोई नियर बाय का कोई सपोर्ट है क्या? ये जो 7% टूटा, इस खबर का जैसे ही असर खत्म होगा ना, ये रिकवरी कम से कम 30-40% की करेगा। एक्सपेक्ट करता हूँ 5 से 8 रुपये तो एक झटके में भी दे सकता है। कोई नियर बाय का सपोर्ट है तो बताओ आप। जी डिम्पी जी, अगर नियर बाय सपोर्ट हमें देखना है तो 227 का एक सपोर्ट है। वो एक रेंज में एक्चुअली 225 227, तो आप इस रेंज या इस बैंड को आप समझ सकते हैं सपोर्ट। अगर वो होल्ड करता है तो यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है डेफिनेटली। जैसे ही ये न्यूज या जो भी हम खबर सुन रहे हैं एक बार सेटल हो जाएगा, और प्रोवाइडेड कि ये सपोर्ट बैंड होल्ड कर रहा है तो तब मेरे ख्याल से वहां से दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं जरा क्लोजिंग की तरफ। फटाफट से आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ों को लेके आते हैं। 1-1.5 मिनट रह गया क्लोजिंग का। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आज की जो दो इम्पोर्टेंट खबरें थी जिन्होंने आज मार्केट पर राज किया। पहली खबर ग्लोबल वाली थी
जिसमें क्रूड टूटा हुआ था, थोड़े मैक्रोस ठीक थे तो उससे जुड़े हुए शेयर्स ठीक हो गए। दूसरी खबर थी बैंक से जुड़े हुए, जिन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम का मूड बिगाड़ा और ओवरऑल निफ्टी को भी आज 40 पॉइंट का नुकसान दिया। निफ्टी ने आज हरे निशान में आके ट्रेड भी किया है, भूलना नहीं है आप ये बात। 20 पॉइंट 30 पॉइंट तक हरे निशान में आ गया था ये, उसके बाद ऊपर से फॉल 70 पॉइंट का है। तो ये अलग तरीके से नोटिस करने का एक तरीका होता है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन दे रहे हैं तो आज कांटे की टक्कर थी, तो आप 1100 और करीब 1100 शेयर ही हैं। एक बार दूसरा वाला एडवांस डिक्लाइन भी दिखाएंगे ना, एफएनडो वाला, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो पलड़ा एक ही तरफ को भारी है अभी भी एडवांसिस का, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब आप देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से मैं आपको क्लोजिंग बताता हूँ। 43,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसा है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली भी होता है और ये वैसे भी ऑप्शंस के हिसाब से भी होता है, क्योंकि कोई भी ना एबनॉर्मल ऑप्शंस में ज़्यादा कम काम होता है। आप देखेंगे 43,500 वाली में, 600 वाली में, 700 वाली में, 48 800 वाली में होगा, 550 वाली में कम काम होगा। ये आप कभी देखेंगे ना ऑप्शन चेन तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत हद तक आप इसको नोटिस भी करेंगे। तो एक तो ये 43,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास तो खैर बहुत नीचे तक के सपोर्ट्स हैं, 19,500, 600 भी है अभी तो अच्छी क्लोजिंग मिल रही है। क्लोजिंग खराब नहीं है, सिर्फ बैंक वाले एरिया को छोड़ दिया जाए वहाँ पे नुकसान है। इसलिए क्लियर कट मंडे को जब भी कोई आके मार्केट को देखे तो फिर से बैंक निफ्टी को देखे। बैंक निफ्टी में जितना सुधार होगा उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी 19,800 के पार होने की, और जितना खराब होगा ये एक ना एक दिन निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे ले आएगा। तो ये आज का कुल मिला के शो के अंदर ये लबोलुबाब आज का सीन था। संतोष सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज समय निकाला। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने और आज बातचीत की। संडे को सब लोग मैच एंजॉय कीजिएगा, लेकिन मैं सोनी का शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। सोनी असल में हमारे साथ एक और ख़ास कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो थोड़ा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सोनी को रोक के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।